सुप्रभात बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पे अच्छे से सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम अपने अध्याय 4 का 4.4 भाग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, अर्थात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें इसमें टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस का। तो हमने जैसा कि पहले देखा है कि एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जब हमें पता है एक चर वाले का अद्वितीय होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम दो के बारे में क्या कह सकते हैं? क्योंकि समीकरण में दो चर हैं, इसलिए हल का अर्थ होता है एक्स एंड वाई के उन मानों का युग्म जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इसे पहले कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो आइए देखते हैं। एक घात वाले बहुपद समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी को रैखिक समीकरण के लिए रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। इसे हम समझेंगे बेटा ग्राफ से एक एग्जांपल लेके। तो देखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 एक इक्वेशन दी हुई है, हमें समीकरण दिया हुआ है, उसका आलेख खींचते हैं। तो आलेख खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो हलों की आवश्यकता होती है, यानी कि टू सॉल्यूशंस तो हमें चाहिए होंगे। तो अतः ग्राफ या फिर इसे आलेख खींचने के लिए आप नीचे दी गई सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें एक्स जीरो रखते हैं, तो जीरो रखा तो एक्स जीरो, वाई बराबर 7 आ गया। वाई जीरो रखते हैं तो एक्स बराबर 7 आ गया, वाई जीरो रखने पे एक्स बराबर 7। अच्छा, एक्स को 2 रखिए तो वाई क्या होगा, यानी ये 2 यहाँ जाके माइनस, तो क्या हो जाएगा वाई 5। ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ आप सबको बनाना सिखाया हुआ है पिछले भाग में। एक नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस की, जिसमें यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। तो देखते हैं पहला क्या है हमारा, एक्स जीरो होना चाहिए वाई 7, तो वाई 7 यहाँ होगा और एक्स जीरो यहाँ होगा। दूसरा 7 0 यानी एक्स 7 वाई 0 वो यहाँ पर होगा। इसी प्रकार 2 5 कहाँ पर होगा, 2 एक्स एक्सिस का और 5 यहाँ का, तो इनको मिलाएंगे तो 2 5 यहाँ, यानी कि ये पूरी रेखा क्या दिखा रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 के हल दिखा रही है बेटा, जिसमें से 3 हमने खोज रखे हैं। ऐसे ही इसके और भी हल हो सकते हैं, वो हम अभी बाद में भी देखेंगे कि कैसे हमें हलों का पता करना होता है। तो इस चीज़ को हम यही करते हैं उदाहरण। अब हम अपनी प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। तो 4.3 शुरू करते हैं। तो उसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, यानी कि हमें ग्राफ बनाना है बेटा इस क्वेश्चन में। तो पहला क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, पिछले वाले की तरह एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 की तरह ही। तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई क्या हो जाएगा 4, यहाँ 0 रखो बेटा, एक्स 0 रखोगे तो 0, वाई इक्वल टू 4, वाई 0 रखोगे तो एक्स इक्वल टू 4 आ गया। अब एक्स इक्वल टू 1 रखोगे तो वाई इक्वल टू 3। वैसे ही एक्स एक्सेस खींचा 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4। एक बार 0 4 दिखाएंगे, एक्स जहाँ पर 0 होता है वो ये जगह होती है और 4 होता है यहाँ पर 4, और वाई 0 होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, और 1 3 इनके बीच में यहाँ पर 1 एक्स एक्सिस का और 3 वाई एक्सिस का, 1 3 यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। इसी प्रकार अगला, अच्छा इन सब में याद रखिएगा एक सरल रेखा बन के आएगी आपके आलेख की, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ग्राफ आपकी सरल रेखा होगी। तो मैंने इसमें खूब सारे पार्ट हैं, मैंने पहला और तीसरा पार्ट लिया है, बाकी दूसरा चौथा आप अपने आप से करके दिखाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखें बेटा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, आपके एग्जाम में भी आती है, ये एक ग्राफ बनाने को ज़रूर आता है। तो इसे पूरा एंड तक आप देखें और समझें। तो अगला है y इक्वल टू 3x, सारणी बनाते हैं। x 0 पे y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू 3 0 0। x 1 पे y क्या हो जाएगा 3, 1 रखोगे तो 3 1 3 3 आ गया। x 2 रखोगे तो y क्या आ जाएगा 6। तो बनाया इसे, यहाँ देखो बेटा ये 0 0 से यानी कि ओरिजिन से पास होके जाएगी लाइन 1 3 2 6, और ऐसे आगे भी जाएगी और ऐसे पीछे भी जाएगी। तो y इक्वल टू 3x, ये भी एक सरल रेखा होगी जो कि ओरिजिन से गुजरते हुए जाएगी, यानी 0 0 से होके जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी इस टाइप की इक्वेशन हो y इक्वल टू 3x, तो ये हमेशा 0 0 से जाएगी ही जाएगी। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या बताता है, प्रश्न 2 है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, यानी कि हमें इसमें अब समीकरण बनाना है। अभी तक हमें समीकरण दिया होता था, हम उसके हल ढूंढते थे, अब हल दिया हुआ है हमें समीकरण। तो इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? तो 2 14 उस रैखिक समीकरण का हल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमें ढूंढना है। इस प्रकार आप एक ऐसी रेखा का पता लगाना चाहते हैं जो कि बिंदु 2 14 से होकर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण हम खुद से बना सकते हैं बेटा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 16 ले लो, आप कुछ भी ले लो, बस सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, इन दोनों का सेटिस्फेक्शन। यानी कि देखो पहला हमने ये वाला सबसे आसान होता है बेटा, सोचना कैसे है, 14 प्लस 2 कितना होता है 16,
बराबर में 16 रख दो। अब देखो x प्लस वाई रख दो, ये हो गया क्या 16, यानी कि x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू 14 रखोगे तो 16 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई होगा, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन, यानी ये इक्वेशन सही है। इसी प्रकार कुछ और सॉल्यूशंस कैसे देख सकते हैं। अब देखो एक बार हमने प्लस कर लिया 16 आया, एक बार माइनस कर लो 14 माइनस 2 12, तो y माइनस एक्स यानी 14 माइनस 2 12 आता है, तो 14 माइनस एक्स सेटिस्फाई करेगा। अच्छा एक दूसरे के कितने बराबर है, देखो 2 7 14 कब लाता है, तो 2 इंटू 7 पे, तो y बराबर 7x भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी बिंदु 2 14 के निर्देशांकों को संतुष्ट करता है। तो वो सारे रेखाओं की समीकरण जो कि 2 14 को सेटिस्फाई करते हैं, वो इसके सॉल्यूशन और इसकी इक्वेशन होंगे बेटा। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही 3 लेना है, कुछ भी दुनिया में जो भी इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वो इसकी इक्वेशन होगी। तो वस्तुतः ऐसे अपरिमित रूप से अनेक रैखिक समीकरण हो सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हो जो बिंदु 2,14 से, ये थोड़ा सा इंक फैल गई बेटा, तो इसको ज़रा आप याद रख लेंगे, 2,14 ही लिखा हुआ है, 2,14 के निर्देशांकों से संतुष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, मतलब कि इसके ग्राफ पे अगर ये पॉइंट स्थित है तो हमें क्या करना है, तो हमें a का मान निकालना है बेटा, यहाँ a निकालना है। तो आपको पता है x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, वह आप इक्वेशन में रखेंगे और a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं हल। तो 3y इक्वल टू ax प्लस 7 दिया हुआ है, y की वैल्यू 4 यानी 4 3 12, और ax की वैल्यू क्या है 3, तो 3 है 7। अब ये 7 इधर जाके माइनस, तो 12 माइनस 7 5, a की वैल्यू 3 है, तो a क्या हो जाएगा 5/3, यानी a की वैल्यू आ गई 5/3। ये आपका आंसर है बेटा। प्रश्न 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। जैसे कि आप दिल्ली में भी चलते होंगे तो टैक्सी वाले ऑटो वाले चलते हैं ना मीटर से, तो उनका किराया, तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये। जैसे कि मैं दिल्ली का बता दूं, दिल्ली में भी शायद ऐसा ही है कि पहले कुछ किलोमीटर के लिए 25 रुपये और उसके आगे फिर वो प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाते हैं। तो एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 5 रुपये किराया है। यानी कि मान लीजिए आप कितने 10 किलोमीटर गए तो पहले किलोमीटर का कितना दिया 8 रुपया, बाकी बचे 9 किलोमीटर के लिए आपने दिए 5 रुपये अतिरिक्त, यानी 9 5 45 और प्लस 8, तो 45 प्लस 8 आपका टोटल किराया। तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो, यानी कि x किलोमीटर उसने तय किया और y उसने किराया दिया, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 10 किलोमीटर गया और उसने 53 रुपये दिए, तो 53 रुपये दिए, तो इसका एक रैखिक समीकरण हमें निकालना है। तो देख लेते हैं बेटा, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहले क्या होगा, तय की गई कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर, कुल किराया कितना है y, तो अब कुल किराया निकाल लेते हैं पहले कितना लगा, तो पहले किलोमीटर का किराया प्लस उसके बाद तय की गई दूरी। तो इसके लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 8 पहले किलोमीटर का किराया था प्लस 5 के साथ एक किलोमीटर माइनस कर देंगे ना, क्योंकि 1 किलोमीटर कम चलेगा हमारा गाड़ी, तो x माइनस 1 का होल इंटू 5 रुपये प्रति किलोमीटर आगे चलने लगेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 8 प्लस 5x 5 इंटू 5x माइनस 5, यानी कि y इक्वल टू 5x प्लस 3 हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब समीकरण का आलेख बनाना है, तो आपको पता ही है, x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 3, x को 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 8, x 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई 13। अब इसका आलेख भी देख लेते हैं कैसे बनाया गया। ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बन के आएगा, देखो हमने x एक्सिस पे लिए वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 2 3 13 तक, क्योंकि हमारी 13 तक वैल्यू है। तो पहली पॉइंट क्या थी, 0 रखने पे 3, यानी कि यहाँ पर 3 किलोमीटर पे, उसके बाद 1 रखने पे 8, उसके बाद 2 रखने पे 13, तो y इक्वल टू 5x प्लस 3 का आलेख ये होगा बेटा। ठीक है, ये सब बेटा आपको स्केल की मदद से बनाना है। लाइनें हमेशा सीधी होनी चाहिए, और जैसे कि मैंने ले रखा है, तो मैं बता दूं मैंने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे ले रखा है, तो आप भी 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर जो भी लें स्केल की दूरी पे ही लें, सब बराबर होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही से बनेगा। अगला प्रश्न आता है बेटा, प्रश्न 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। अच्छा, हमें यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, अब हमें बताया गया कि इसमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ के लिए है। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज़ आप सबके लिए क्या बना लोगे, टेबल। अब हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, -1 1 0 0 और 1 -1। अब ये तीनों वैल्यू उठाओ और सारी इक्वेशंस में रखो। तो पहली इक्वेशन देखो, y इक्वल टू x 0 0 0 0 है, 1 1 1 1 कहीं है, नहीं है बेटा, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद y इक्वल टू 2x, यहाँ रखो 0 0 कर रहा है, लेकिन -1 पे -2 दे रहा है, वो कि हमें नहीं है, तो ये भी नहीं है। 2 + 3y इक्वल टू 7x, x 0 रखोगे y क्या आ जाएगा -2/3, ये तो वैसे ही नहीं है, तो बचा कि x + y इक्वल टू 0। देखो 0 0 पे दोनों 0 हैं,
1 पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y क्या हो जाता है -1, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y हो जाता है -1, और y की वैल्यू 1 रखूँ तो x हो जाता है -1, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इक्वेशन 2 ही इसका सॉल्यूशन है। इसी प्रकार यहाँ पर, यहाँ देखो कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, -13, 02, 20। अब ये सारे पॉइंट इनमें रखो, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कर देगा। तो अब इसमें देखो कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, 0 - 2 है कहीं, 0 - 2, 0 पे 2 आना चाहिए, तो ये तो नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 1 - 3 कब आएगा, 1 - 3 रखो तो y की वैल्यू 3 रखोगी इसमें, पहले में रखते हैं 3 रखते हैं, तो 3 - 2 1 होता है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 माइनस यहाँ आ गया, प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी नहीं कर रहा। यहाँ आ जाओ 3 - 2 - 1 यानी कि ये, तो बेटा ये हो जाएगा आपका आंसर। 0 पे 2, 2 पे 0, 0 पे 2, 2 पे 0 और -1 पे 3, यही देगा बेटा। तो ये आपका आंसर, यानी थर्ड, इसमें थर्ड ऑप्शन, इसमें सेकेंड ऑप्शन, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे बेटा। खुद से सीधा ग्राफ बनाओगे, चेक करोगे, सब में पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं सबके पॉइंट, तो आप पॉइंट्स चेक करोगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न 6 की तरफ। तो प्रश्न 6 में क्या पूछा गया है, प्रश्न 6 है बेटा एक शाब्दिक क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, एक अचर बल यानी कि कांस्टेंट फोर्स। तो एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मान लो अगर कहा जाए, हाँ, कि अगर मान लो आपकी जो ऑटो है वो वाला जब चलता है तो दूरी जितनी बढ़ती है उतना ही किराया भी बढ़ता है आपका। तो यानी कि दोनों, यानी दूरी और किराया आपका क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़े। तो इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख ज्ञात कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो, तो ये तो हमें बाद में करना है, पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। तो माना किया गया कार्य कितना है, y, माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x, तो दिया गया है बल का मात्रक कितना है, 5 मात्रक। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, यानी कि y इक्वल टू, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी, ये बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती का साइन होता है। अगर ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k, तो y इक्वल टू kx, और यही k हमें कितना दे रखा है, 5 मात्रक। यहाँ k का अचर बल है, परंतु दिया गया है k क्या है, 5, तो 5 मात्रक, अतः y इक्वल टू 5x आलेख बनाने के लिए। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसी इक्वेशन होगी तो 0 0 से तो जरूर जाएगी, तो 0, 0 से जाएगी। x इक्वल टू 1 रखने पर y क्या हो जाएगा, 5, x इक्वल टू 2 रखने पर y क्या आ जाएगा, 10। तो अतः 0 0 1 5 2 10 समीकरण के एक हल है। यदि पिंड, तो अब पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो 0 0 पे तो है ही, 1, 5, 2, 10, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बेटा आपकी, y इक्वल टू 5x इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या देखा था कि अगर 2 मात्रक हो जाए, तो यदि पिंड द्वारा तय की गई 2 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 10 मात्रक। यहाँ देखो अगर 2 मात्रक हो जाती है तो आलेख से किया हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 10 मात्रक, ठीक है। उसके बाद यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक हो तो आलेख द्वारा कार्य, अगर 0 मात्रक होगी तो 0 ही इसका कार्य भी होगा, ठीक है बेटा। यहीं से देख के आप पता लगा सकते हो दोनों पॉइंट्स के लिए। अब आते हैं हम प्रश्न 7 पर। तो इसमें क्या दिया गया है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। तो इस समीकरण का आलेख भी बनाना है। तो हमने माना यामिनी का अंशदान था x, फातिमा का माना y रुपये। तो प्रश्न के अनुसार दोनों ने मिलकर 100 रुपये दान दिया, यानी कि y इक्वल टू 100 - x। आलेख बनाने के लिए हम पॉइंट रखेंगे, एक बार x 0 रखेंगे तो y हो जाएगा 100, एक बार x कितना रखेंगे, 10 रखेंगे तो y हो जाएगा 90, x y 20 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 80, यानी हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 100 10 90 और 20 80 समीकरण के एक हल आ गए। तो अब इसका आलेख देख लेते हैं। तो बेटा आलेख कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ हमने 1 2 3 नहीं लिया क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, 100 तक है। तो हमने क्या किया, 10 20 30 40, यानी हमने 1 1 सेंटीमीटर 10 10 पॉइंट्स के मान लिए, 10 10 एकक के। तो 10 20 30 हम 100 तक गए, यहाँ पर भी 10 20 100 तक गए। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट क्या क्या थे, 0 पे 100, 10 पे 90, 20 पे 80। इसी प्रकार आगे भी बढ़ेंगे तो आगे जाएगा ये लाइन, नहीं तो यहाँ पर x + y = 100, ये आपके पॉइंट्स दिखा देगा, यानी कि A B C 3 पॉइंट दिखा देगा यहीं पे आपको,
ठीक है बेटा, ग्राफ बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ सॉल्यूशंस ढूंढने, कम से कम 2 तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, 3 निकाल दें तो अच्छा है और अच्छा ग्राफ बन जाता है। अब आते हैं प्रश्न 8 पे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करेंगे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत में सेल्सियस में नापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाले एक रैखिक समीकरण दिया गया है, यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है बेटा, उसके लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए भी काम आएगा और यहाँ मैथ्स में तो करना ही है आपको। तो पहला प्रश्न क्या है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए समीकरण का आलेख खींचते हैं। यानी अगर इसको वाई एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, तो एक ग्राफ खींचना है, यानी ये वाई हो जाए, ये एक्स हो जाए। तो सेम वैसे ही बेटा, इसको एक्स माना यानी इसको 0 किया, तो 0 रखने पर वाई क्या आ गया 32 आ गया। एक्स को यहाँ 5 रखा तो 5 से 5 कटा, 9 + 32 41। उसके बाद 10 रखा तो 9/5 × 10 + 32 = 50। यानी हमारा पॉइंट क्या आ गया है 0 32 5 41 10 50 समीकरण के एक हल है। तो बना लेते हैं ग्राफ, 5 10 15 20 30, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अच्छा, यहाँ फ़ारेनहाइट दिखाना है, यहाँ सेल्सियस। अच्छा अब देखिए, जब ये एक्स एक्सिस 0 है यानी कि सेल्सियस 0 है तो कितना आ रहा है 32, तो 30 से ऊपर 1 और 2, तो ये 32 आ गया, 0 32। दूसरा क्या है, जब एक्स एक्सिस पर 5 है तो यहाँ क्या आ रहा है 41, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर 41, तो 0 5 41। ऐसे 10 पे 50 आ रहा है तो 10 50 कर दिया हमने। 3 पॉइंट दिखाई, ये आपकी लाइन हो गई, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये 3 पॉइंट आ गए, आपके पहला भाग हो गया। अब हम आते हैं अगले भागों पर। तो अगले में क्या दे रखा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस को यहाँ रख दिया, 5 6 30 यानी कि 9 6 54 + 32 यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अतः यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उसके बाद तीसरा भाग, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यहाँ 95 9/5 C + 32, 32 इधर आके माइनस होगा तो 95 - 32 = 9/5 C। तो 35 गया तो 63 बचा। 63 को, अच्छा जब ये चीज़ 9/5 इधर आएगी तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे 5/9 उल्टा हो जाता है ना बेटा जब इधर लेके आते हैं तो ये हो गया 9 7 जा 63 होता है, तो C = 35 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान 35 डिग्री होगा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो पहले तो 0 डिग्री कर लेते हैं। तो यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत आसान हो जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम चेंज करेंगे, अब ये 32 प्लस का इधर आएगा तो ये -32, 9/5 मल्टीप्लाई से इधर आके उल्टा हो जाएगा 5/9। तो ये हो गया, इसको सॉल्व किया तो -1/60 यानी 32 को 5 से गुना किया 160/9, 9 को भाग दिया C से, तो ये आया -17.8 डिग्री। कुछ आगे भी जाएगा बट हम यहीं पे रोक देते हैं, -17.8 डिग्री। अतः यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान होगा -17.8 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला लास्ट प्रश्न है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब हमें ऐसा तापमान निकालना है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हों। तो मान लेते हैं वह तापमान कोई x डिग्री है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तो हम दोनों जगह x रख देंगे, x = 9/5x + 32, तो x - 32 = 9/5x। अब x - 32 को 5 से गुणा करते हैं और 9x तो यहाँ है ही, 5x - 160 = 9x। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4x = -160। अच्छा, 4 से इधर किया तो -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री पर दोनों बराबर है। अतः वह तापमान -40 डिग्री है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यानी कि -40 डिग्री पे। बेटा ये हमेशा अपनी लाइफ तक में याद रखिए कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। इसी से हमारा एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होता है। आप सारे क्वेश्चन खुद से करके देखेंगे, मुझसे मिलाएंगे। अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझे उचित माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से या मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे अपनी दिक्कतें शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर ही उसका कोई ना कोई अलग तरीके से हल देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आए। बेटा पढ़ते रहना है, और आपके एग्ज़ाम भी आएंगे अभी,
तो उनके लिए भी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।